नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं भाजपा के नेता संजय त्रिपाठी जी, जिनसे हम बात करेंगे उनके चुनावी सफ़र को लेकर के। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपने कुछ इसके चुनावी करियर के बारे में कुछ बताएं। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत बहुत आकस्मिक रूप से हुई। 2002 का चुनाव था विधानसभा का जी। और गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे उनके विरुद्ध गोरक्षपीठ ने एक अपना प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के रूप में उतारा। योगी जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त था। उस चुनाव में हमारी जो नवल्स अकेडमी है उसकी एक शाखा के प्रधानाचार्य श्री मस्तराज शाही जी, जो मंदिर से बहुत करीब से जुड़े हुए थे और आदरणीय तत्कालीन गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी योगी जी के बड़े प्रिय थे जी। तो उनको उन्होंने प्रचार की कमान सौंपा और वो प्रचार करने के लिए जाते थे। उन्हीं के साथ एक आध बार मैं भी चला गया प्रचार में। संयोग से चुनाव परिणाम मंदिर के अनुकूल आया, मंदिर के पक्ष में गया। राधा मोहन दास जी चुनाव जीत गए और उसके बाद उस चुनाव परिणाम से कहीं ना कहीं उत्साहित होकर के फिर एक योजना रचना योगी जी के स्तर पर बनी कि एक हिंदूवादी संगठन बना करके और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हिंदूवादी गतिविधियां हैं शिथिल पड़ गई हैं उनको फिर से गति दिया जाए। जी। पहली बैठक में जो 7, 8, 10 लोग बैठे उसमें संयोग से मैं भी एक सदस्य था और बहुत मन से तो नहीं, चूँकि राजनीति मेरी कभी पृष्ठभूमि में रही नहीं। मैं तो विशुद्ध रूप से अध्यापक परिवार से जुड़ा रहा, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। लेकिन महाराज जी के संपर्क में सानिध्य में आने के बाद राजनीति के कीटाणु ने कहीं ना कहीं एक प्रवेश प्राप्त किया। अब फिर वहाँ से राजनीति की एक यात्रा प्रारंभ हुई। निर्दल चरित्र की राजनीति चलती रही हमारी। महाराज जी के संपर्क में सानिध्य में रह करके हिंदू संगठनों के लिए काम करते हुए 2, 2.5, 3 सालों में हमने एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव करके वहाँ पर अच्छी खासी अपनी जगह बनाई, अपनी पैठ बनाई। लोगों के बीच लोकप्रियता, लोगों के बीच अपनी कार्यप्रणाली और अपनी कार्यशैली से हमने स्थान बनाया। और फिर एक समय आया जब अचानक से कौड़ीराम तत्कालीन जो विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था गोरखपुर के दक्षिणांचल में, तो वहाँ से मैंने विधानसभा का उपचुनाव लड़ा एक निर्दल प्रत्याशी के तौर पर। और जबकि बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज यह आकलन कर रहे थे कि 200-500 वोट अगर मुझे मिल जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन लोगों का स्नेह रहा और मैं पहले प्रयास में 13,862 वोट पाया। उसके बाद फिर मुझे कतिपय स्थितियों में कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़ी। 26 नवंबर 2006 को मैंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली और 2007 का जो आम चुनाव हुआ उसमें मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कौड़ीराम विधानसभा से चुनाव लड़ा। लगभग 19,000 साढ़े 19,000 करीब मुझे मत मिला। लेकिन फिर राजनीतिक परिस्थितियां बनी जिसमें जो नया सीमांकन हुआ विधानसभाओं का, उसमें कौड़ीराम विधानसभा समाप्त करके उसके 3 हिस्से कर दिए गए, 3 टुकड़े कर दिए गए और वो सुरक्षित कर दिया गया। अब हमारे सामने या तो किसी नई विधानसभा का चुनाव करना एक विकल्प बचा, अन्यथा नए प्रकृति का चुनाव लड़ना दूसरा विकल्प बचा। इत्तेफाकन गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी थे वो दल छोड़ करके दूसरे दल में चले गए। तो जो दल के शीर्ष नेता थे उनका आग्रह बना कि आप इस चुनाव को लड़िए, क्योंकि आप शिक्षा की पृष्ठभूमि से आते हैं और इसमें स्नातक मतदाता ही मतदान करते हैं, आपके लिए ये चुनाव ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे भी ऐसा लगा कि विधानसभा चुनावों के लिए मैं बड़ा उपयुक्त नहीं हूँ, इसलिए मैंने स्नातक मतदाताओं के बीच जाकर के काम करने के उद्देश्य से उस चुनाव को लड़ने की योजना बनाई। और केवल 2-2.5 महीने के प्रयास में 17 जनपदों के विस्तृत और व्यापक क्षेत्र में हमने लगभग 30,000 लोगों का समर्थन हासिल किया। मुझे पहले ही चुनाव में 30,000 मत मिले जी। और 3-3.5 हज़ार मतों से मैं चुनाव नहीं जीता। फिर उसके बाद मैं लगातार 6 साल तक प्रयासरत रहा। 2017 में फिर चुनाव लड़ा मैं, इस बार माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के समर्थन से, प्राथमिक शिक्षक संघ और जितने भी शिक्षक संगठन थे उन सब के समर्थन से लड़ा। पहली बार से लगभग 6,000 मत मुझे अधिक मिले। बावजूद इसके दुर्भाग्य फिर आगे चल रहा था
फिर मैं 3-4 हज़ार वोट से चुनाव नहीं जीत पाया, फिर भी लगा रहा मैं अपने पूरे क्षेत्र में। इस बार 2023 में जब पूरी संभावना थी प्रबल रूप से कि हर हाल में मैं सफल हो जाऊंगा, मैं चूँकि भाजपा में आ गया था और भाजपा का टिकट नहीं मिला, तो इस नाते मैंने चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया और बस ये है हमारा कुल मिलाकर के राजनीतिक सफर। सर, ये तो हुई आपकी चुनावी सरजमी पे आपकी शुरुआत कैसे। इसके अलावा मुझे जहाँ तक याद है, गोरखपुर में आपका चैनल हुआ करता था सत्या टीवी, जो मुझे लगता है शहर का पहला चैनल था, और उस चैनल ने बहुत अच्छे एंकर अनाउंसर्स दिए हैं, जिसमें से एक चित्रा त्रिपाठी का नाम प्रमुखता से मैं लेना चाहूँगी। सर, बहुत कुछ अच्छा जा रहा था, तो फिर अचानक से उस चैनल को बंद करने की क्या वजह रही? नहीं, अगर आपको याद होगा 2002 में मैंने शुरू किया था और चैनल 2012 में बंद हुआ एक सरकारी फरमान के तहत। बसपा की सरकार थी और पूरे उत्तर प्रदेश में स्थानीय चैनलों का प्रभुत्व इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही थी, उनकी टीआरपी इतनी बढ़ चुकी थी, साथ में विश्वसनीयता भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जो दर्शक था, श्रोता था, वो पसंद करने लगा था। और ये बात उस समय के जो सैटेलाइट चैनल्स थे और साथ ही जो आपके अखबार थे जी, उन्हें ऐसा लगा कि इससे हमारी लोकप्रियता प्रभावित हो रही है। तो सब लोगों ने मिल करके और बसपा सरकार के ऊपर दबाव बनाया और एक आदेश आया बसपा सरकार की तरफ से, जिसमें मनोरंजन कर विभाग ने यह निर्धारित कर दिया प्रत्येक केबल टीवी संचालकों को कि जितना स्क्रीन का पैसा आप जमा करते हैं पर स्क्रीन 100 रुपया आपको जमा करना होगा, अगर तो आप कोई लोकल चैनल चलाते हैं। तो गोरखपुर में उस समय 8 लोकल चैनल चल रहे थे और लगभग 50,000 के आसपास थे। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के करीब उपभोक्ता, केबल उपभोक्ता, लेकिन 50,000 वो लोग शो करते थे। तो 50,000 पे भी अगर 100 रुपया पर स्क्रीन जोड़ा जाता तो ये राशि आती 50 लाख। 8 लोगों को 6-6 लाख, 6.5 लाख रुपया प्रति माह देना होता और किसी भी स्थानीय चैनल की आमदनी इतनी नहीं थी, रेवेन्यू इतना नहीं था कि वो 6-6.5 लाख रुपया दे पाता। तो मजबूरन उत्तर प्रदेश के लगभग सारे लोकल चैनल्स उस एक आदेश के तहत बंद हो गए। तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार की मंशा थी कि लोकल चैनल्स को बंद कर दिया जाए। तो बंद हमने नहीं किया जी, बंद सरकार ने कर दिया। बंद करना हम लोगों की मजबूरी हो गई, वरना तो आप देखिए, अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि वो स्थानीय स्तर पर ऐसे चैनल, तमाम ऐसे लोकल स्तर पर जो प्रतिभाएं होती हैं जी, जिन्हें कहीं से भी किसी सैटेलाइट चैनल पर काम करने वाले एंकर से कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन अब और उनके लिए वो प्लेटफॉर्म का बड़े प्लेटफॉर्म का काम वो चैनल्स करते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य से उन चैनलों के बंद होने का दुष्परिणाम ये रहा कि ऐसे क्षेत्रों की तमाम सारी ऐसी प्रतिभाएं जो बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकती थीं, उनको बनाने का अवसर नहीं रह गया। तो एक बड़ी विडंबना है। हालांकि मैं एक सुखद चीज़ आपको बताऊं, हमारा विद्यालय है नवल्स एकेडमी, मैंने नवल्स एकेडमी का एक अपना बुलेटिन स्टार्ट किया, नवल्स बुलेटिन। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस नवल्स बुलेटिन में संवाददाता भी छात्र ही हैं, रिपोर्टर भी छात्र ही हैं, कैमरामैन भी छात्र ही हैं, एंकर भी छात्र ही हैं, एडिटर भी छात्र ही हैं, जितने टेक्निकल काम करने वाले हैं वो सारे छात्र ही हैं। तो वो सारे बच्चे जो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं और मास मीडिया के क्षेत्र में जाने की इच्छा रखते हैं भविष्य में, उन सारे बच्चों को ज़मीन देने के लिए हमने एक नवल्स बुलेटिन की शुरुआत की है। और मुझे इस बात का संतोष है कि जो प्रतिक्रिया आ रही है दर्शकों की वो कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक है। तो एक प्रयास हमारे द्वारा सत्या टीवी को शुरू करके हुआ था, उससे 1-2 चित्रा त्रिपाठी और प्रशांत पांडे जैसे लोग निकले। अब मेरी इच्छा है कि मैं नवल्स बुलेटिन के माध्यम से सैकड़ों चित्रा त्रिपाठी और प्रशांत पांडे गोरखपुर से निकाल कर ज़रूर सर, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको, आपके चैनल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। सर, इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगी कि जैसे आपकी एकेडमी भी चलती है, नवल्स एकेडमी, अभी आप चैनल भी शुरू कर रहे हैं, जो अपोजिट पार्टियाँ हैं उधर से कुछ बयान आते हैं कि उनका कहना है कि आप नेता नहीं, आप तो व्यापारी हैं।
शायद इसलिए बहुत सारे चुनाव में भी थोड़ी सी जो असफलताएं रहीं, तो उन्हें कहते हैं कि आपको चुनावी क्षेत्र की आप उतनी समझ नहीं है, आप तो व्यापारी हैं। तो इस टिप्पणी पे आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी अपनी समझ है, वो अपनी समझ से व्यापारी कहते हैं। और फिर व्यापारी होना कोई अपराध है क्या? जी नहीं। अब व्यापारी होना कोई अपराध तो है नहीं। जी जी। हालांकि मैं व्यापारी नहीं हूँ, क्योंकि जिस कर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ वह व्यापार के उद्देश्य से नहीं किया जाने वाला कर्म है। बाकी अब राजनीति है, राजनीति में तो सबको स्वतंत्रता है, वो किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, किसी की किसी रूप में आलोचना कर दे, वह उसके लिए स्वतंत्र होता है। मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं व्यापारी नहीं हूँ। व्यापारी कर्म से और मानसिकता से दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं मानसिकता से व्यापारी नहीं हूँ जी। यह बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मानसिकता से मैं एक विशुद्ध शिक्षक हूं, खाँटी शिक्षक, ईमानदार शिक्षक, 24 कैरेट का बिल्कुल विशुद्ध शिक्षक, जो अपने सीने में उस शिक्षक को हमेशा जिंदा रख करके चलता है और उसमें उसे आनंद का अनुभव होता है। जी जी। इसके आगे एक बात और मैं कहना चाहूँगी, शायद थोड़ी सी कटु लगे। जैसा कि आपका जो चुनावी सफ़र रहा है, आप पहले कौड़ीराम से, आप कांग्रेस में थे, आप निर्दलीय भी चुनाव लड़े, महाराज जी से मिले, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, उसके बाद फिर अभी आप भाजपा से जुड़ गए हैं। तो ये मेरा भी कथन है, कुछ विपक्षी पार्टियों से भी बयान आते हैं कि ये कन्फ्यूज़न की स्थिति है, क्या आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि आपने कई जगह चीज़ें बदली हैं। तो ये बयान निकल के जो आ रहे हैं, इसके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। हम लोग जिस भारतीय समाज में रहते हैं, इस समाज में विशेष रूप से यूँ तो कहीं भी अगर आप देखेंगे तो देश काल और परिस्थिति, इन तीन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। जब भी कोई मनुष्य कोई निर्णय लेता है ना, तो उसके मूल में देश काल परिस्थिति तीनों रहती हैं जी। तो जब मैं शुरुआत किया राजनीति की, उस समय की जो देश काल परिस्थितियाँ थी, उसमें महाराज जी से जुड़ा जी। फिर उसके बाद किंचित कारणों से मैं उनसे अलग हुआ, फिर मैं जुड़ करके फिर कांग्रेस के साथ में गया, क्योंकि उस समय देश काल परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थीं। लगभग 6 साल 7 साल तक मैं कांग्रेस के साथ रहा। परिस्थितियाँ बदली, नए ढंग की परिस्थिति बनी, और फिर उस नई परिस्थिति में हमने फिर कांग्रेस छोड़ करके निर्दल चरित्र की राजनीति प्रारंभ कर दिया। 10 साल तक यूँ ही चलता रहा। फिर परिस्थितियाँ बदली, उन बदली हुई परिस्थितियों में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके जो पार्टी के सिद्धांत हैं, जो पार्टी के क्रियाकलाप हम उनको मजबूत करने का काम करता हूं। एक बात मनोरमा जी मैं आपको बताऊंगा जी। देखिए, कोई चीज़ यदि प्रवाहमान है ना, उसको रोका नहीं जा सकता है जी। हम लोग जैसे प्रयोगधर्मी प्रकृति के लोग, वो हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, और वो प्रयोग सफल होने कोई आवश्यक नहीं है। प्रयोग का सफल होना आवश्यक नहीं है, प्रयोग का किया जाना आवश्यक है। हो सकता है आज हम सफल ना हो, कल कोई सा भी प्रयोग हमारा सफल हो जाए, तो प्रयोग असफल हो जाए इस डर से प्रयोग न किया जाए, ये उचित नहीं है, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। तो मैं बहने वाला आदमी हूँ, बहता हूँ, जहाँ हमको रास्ता मिलता जाएगा बहता जाऊँगा, जहाँ रास्ता नहीं मिलेगा अगर बगल से रास्ता बना करके मैं आगे निकलूँगा। और अगर आप हमारा पूरा इतिहास उठा करके देखिए तो ये जो व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव होता है, ये हमारी प्रकृति का एक बड़ा अभिन्न अंग है। मुझे आनंद भी इसमें आता है। चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं है तो हम अपने ढंग से उसको अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं बनेगा, वैसे बनेगा, और रास्ते अनंत हैं। हिटलर का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन था कि मनुष्य की सफलता के 100 दरवाजे होते हैं, लेकिन उसकी फितरत होती है कि वो बार बार उसी दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है जहाँ से हर बार घुसने में नाकाम रहता है। उसको बाकी के 99 दरवाजे नहीं दिखाई देते हैं जो उसकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं जी। तो जितना संभव है उतना तो मैं उस दरवाजे से घुसने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं घुस पाऊँगा तो बगल का रास्ता देखने में क्या अर्ज है। जी जी ज़रूर। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि भाजपा से जुड़ के कुछ गलती हुई? क्योंकि जब आप निर्दलीय लड़े थे तो बहुत कम अंतर, मुझे लगता है कि शायद 6000 कुछ वोट से ही आपकी पराजय हुई थी, और इधर अभी जब से आप भाजपा में अभी टिकट भी नहीं मिला है, तो आप तो निर्दलीय काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि भाजपा से जुड़ के कुछ गलती हुई? देखिए, फिर अपने उत्तर के समर्थन में मुझे वही देश काल परिस्थिति का जिक्र करना होगा। जब मैं निर्दल लड़ रहा था तब की देश काल परिस्थितियाँ कुछ और थीं,
जी। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ भाजपा, सिर्फ मोदी जी हैं। जी जी। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। मई जून के महीने में जब बरसात नहीं होती है तो नदियों का जलस्तर उतर जाता है, कम हो जाता है जी। नतीजा ये होता है कि दोनों किनारों पर ठहराव आ जाता है। बस बीच में थोड़ी सी एक धारा चलती रहती है जी। थोड़ी सी धारा बीच में एक चलती रहती है। तो इस समय हिंदुस्तान की राजनीति उसी ठहरी हुई नदी की तरह से है, जिसके दोनों किनारे, चाहे ये वाला किनारा हो चाहे वो वाला किनारा हो, चाहे पक्ष वाला किनारा हो चाहे विपक्ष वाला किनारा हो, दोनों किनारों पर एक जबरदस्त ठहराव की स्थिति है जी। बीच में एक धारा बह रही है और वो धारा है आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की, आदरणीय अमित शाह जी की। उस धारा में जो कहीं जगह बना पाएगा वो तो थोड़ी दूर तक बह करके जाएगा और नहीं तो ठहर के रहेगा। जी जी। तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने पहले ही आपको बताया, मैं विशुद्ध अकादमिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ। राजनीति हमारे लिए प्राथमिक नहीं थी। राजनीति के माध्यम से जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, उसको सफलीभूत करके मैं बहुत विशद स्तर पर समाज के हित में कुछ करने की सोच लेकर के आया था। कोई बात नहीं, उधर नहीं होगा तो इधर होगा, कहीं होगा। अच्छा करना है तो अच्छा तो कहीं किया जा सकता है। ज़रूर। आप जनता में काफ़ी लोकप्रिय हैं, कहते हैं चुनावी रणनीति भी आपकी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन क्या होता है कि अंत में कार्यकर्ताओं में बिखराव आता है। ऐसा क्या होता है कि पत्ते अंत समय पे बिखर जाते हैं और पराजय का सामना करना पड़ जाता है? कभी आपको महसूस हुआ होगा कि क्या कमी रह जाती है? हाँ, ये आपका जो प्रश्न है वो बहुत वाजिब है। कार्यकर्ता नहीं बिखर जाते हैं, हमारे तो कार्यकर्ता बहुत इंटैक्ट किस्म के। और अभी आपने खुद ही इस बात को कहा कि आप बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे इस बात का बड़ा संतोष भी रहता है। जो मेरे अपने लोग हैं, जो मुझसे सीधे जुड़े हुए लोग हैं, उनका हमारे ऊपर भरोसा होता है, मेरा उनके ऊपर भरोसा होता है। और ये भरोसा मैंने पिछले 22-23 साल की अपनी राजनीतिक यात्रा में लगभग सुरक्षित रखने में सफलता हासिल की है। लगभग मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, चुनाव में जीत हार के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। ये सही है जो आप कह रही हैं कि अंत तक जीतने की परिस्थिति रहती है, पर अंतिम दौर में कहीं ना कहीं कुछ बिखराव हो जाता है। अब उसका एक बड़ा कारण जो मैंने आत्मविश्लेषण से, आत्मसमीक्षा से प्राप्त किया, वो ये है कि चुनाव प्रबंधन जो अंतिम समय में जीत के लिए महत्वपूर्ण होता है, कहीं ना कहीं उसके कौशल की दृष्टि से मैं कमज़ोर हूँ। मेरे जो विपक्षी हैं वो उस दृष्टि से बहुत सक्षम व्यक्ति हैं। मुझे सार्वजनिक रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से स्वीकार करने में कोई एतराज़ नहीं है। तो हमारा प्रबंध कौशल कहीं कमज़ोर पड़ता है। सर, अभी 26 दिसंबर से आपका एक चैनल आया है DST शो, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी बताया मैंने आपको कि इमेज ट्रांसफॉर्मेशन पर मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिकल फील्ड में रहते हुए मेरी इमेज बनी थी उसमें लोकप्रियता की दृष्टि से तो ठीक है, लोगों का बड़ा आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक कसक रहती थी कि अकादमिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति होकर मैं अकादमिक दृष्टि से जो पहचान बनाना चाहता हूँ वो पहचान मैं नहीं बना पाया। तो उसी अपनी तड़प को, अपनी उसी बेचैनी को मैं एक आधार देने के लिए इस चैनल की मैंने शुरुआत किया है। और आप जानती हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। एक वीडियो को अमेरिका और लंदन तक लोग देख सकते हैं। तो इस नाते मुझे ऐसा लगा कि साल 2 साल का जो हमारा समय है, मैं उस समय का सदुपयोग करके जो कुछ भी अध्ययन अध्यापन द्वारा मैं अर्जित करता हूँ उसको साझा करूँ मैं और लोगों तक पहुँचाऊँ। उससे 2 फायदा होगा। एक मेरा फ़ायदा होगा कि मेरी छवि बेहतर होगी लोगों की दृष्टि में, और दूसरे जो हमारा ज्ञान है वो मैं दूसरे तक पहुंचा कर उसको लाभान्वित कर सकूंगा। तो मैं भी फायदे में रहूंगा और दूसरा भी फायदे में रहेगा। तो ये एक कोशिश हमारे, और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ क्योंकि अभी मात्र 1-1.5 महीना हुआ है, अभी हज़ारों में सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं। वॉच टाइम भी बड़ा अच्छा मिल रहा है और प्रतिक्रिया भी लोगों की बड़ी अच्छी आ रही है। बल्कि मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़रूर सर। शहर का पहला चैनल आपका था, आप तो काफ़ी पहले से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और अभी जब ज़माना सोशल मीडिया का है तो ये आपको नहीं लगता काफ़ी देर से शुरुआत हुई? ये दूरी क्यों रही आपकी सोशल मीडिया से? प्रश्न आपका बड़ा
बारीक सा प्रश्न है। दरअसल मैं अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार नहीं कर पा रहा था। सोशल मीडिया को लेकर के जो मेरा परसेप्शन था वो बहुत अच्छा नहीं था। ये एक बहुत बेलगाम किस्म का माध्यम है, स्वतंत्र है। हम लोग चूंकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो बड़ी डिसेंट सी पृष्ठभूमि है, पहचान भी बड़ी डिसेंट सी अपनी मैं मान करके चलता हूँ। और यह बेलगाम माध्यम किसी को कोई भी टिप्पणी कर देता है तो वहाँ मन थोड़ा आहत होता था। लेकिन यह समझ बदलने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया, इसीलिए मैं देर हो गया कि किसी की आलोचना होना ये इस बात का प्रमाण है कि उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। जी जी ज़रूर। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, ये बड़ा पुराना सा गीत है। तो मैं बदनाम होने के डर से लेट आया, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि बदनाम अगर कुछ लोग करेंगे तो नाम भी हमारा करेंगे। ज़रूर। सर, संजय त्रिपाठी जी एक लोकप्रिय राजनेता हैं, आपका सोशल प्लेटफॉर्म भी रहा है। इसके इतर आप एक कवि का हृदय भी रखते हैं। जहाँ तक मैं आपके बारे में जानती हूँ आप लिखते भी हैं, तो सर अपना लिखा हुआ कुछ सुनाएं। अभी तो बड़ा कठिन प्रश्न आपने कर दिया सहसा। क्योंकि मैं मंच का कवि तो हूँ नहीं। जी। कुछ विचार भाव आते हैं, कुछ शब्द जोड़ता हूँ, कुछ पंक्ति बन जाती है, लिख के रख लेता हूँ। अब जो मंची कवि होते हैं, एक सुनाता हूँ आपको मैं। खूबसूरत हो तुम इतनी, दिल किसी का भी आ जाए। खूबसूरत हो तुम इतनी, दिल किसी का भी आ जाए। तुझे देख ले जो एक नज़र, तुझे देख ले जो एक नज़र, चांद भी शर्मा जाए, चांद भी शर्मा जाए। बहुत बहुत खूबसूरत। तो ये थे हमारे साथ संजय त्रिपाठी जी, जो भाजपा के एक नेता हैं। आज उनसे ये मुलाकात रही, उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने अपना एक नया चैनल शुरू किया जिसके बारे में उन्होंने हमसे बात की। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत से रूबरू होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।